इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी इंग्लिश के 13 मार्च के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे हाईकोर्ट एलडीसी के री एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसी सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो या तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या फिर इनके कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एग्जाम में पेपर को किस तरीके से डील करना है, क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच का पता लगेगा। इसके साथ ही सिलेबस का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप एग्जाम से पहले सिर्फ ये वीडियो भी देखकर जाते हैं तो भी आप इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको हम डिटेल से भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन किस तरीके का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन नोज सुभाष बोस, इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये करते हैं, उसका सेंस चेंज नहीं करते लेकिन उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम टू सेम रहना चाहिए, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव में भी चेंज हो जाना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक आइडिया होता है। तो हम देखते हैं एवरीवन नोज सुभाष बोस का मतलब होता है सुभाष बोस को सब जानते हैं। तो अगर इस बात को मैं ऐसे बोलूं कि सुभाष बोस को कौन नहीं जानता, तो भी बात बराबर होगी। तो दोनों का सेम मीनिंग होगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म होगी हु डज नॉट नो सुभाष बोस। सुभाष बोस को कौन नहीं जानता है और सुभाष बोस को सब जानते हैं। दोनों का अगर मीनिंग देखेंगे तो बिल्कुल सेम होगा। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट रूल्स हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट वीडियो के अंदर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन या फिर गद्दी। जब एक राजा मरता है तो उसका सन उसका उत्तराधिकारी होता है, ये बात हम बोलना चाहते हैं। तो उत्तराधिकारी की स्पेलिंग होती है हेयर, HEIR। हेयर का मतलब होता है सुनना, एयर का मतलब हवा और हेयर का मतलब बाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर इडियम दिया हुआ है एट डेगर्स ड्रोन। इसका क्या मतलब होता है? डेगर्स का मतलब होता है खंजर और ड्रोन का मतलब होता है निकालना। तो किसी से जब कोई लड़ाई होती है तो क्या होता है, जब लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाती है तो खंजर निकाल लिए जाते हैं, मतलब लड़ाई बढ़ जाती है, मतलब रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो एट डेगर्स ड्रोन का मतलब होता है शत्रुता होना या फिर स्ट्रेंट रिलेशंस, रिलेशंस खराब होना। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम वर्ब के ऊपर फोकस करते हैं। वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जिन ऑप्शंस में वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखता उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो गलत होंगे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि वर्ब पहले दिया हुआ है तो वैसे ही गलत होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। तो पैसिव वॉइस के अंदर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना ऑप्शनल होता है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है बाहर निकालना, और यहाँ से रिमूव का मतलब भी होता है हटाना या फिर बाहर निकालना। एग्जॉस्ट का मतलब होता है गैसों का बाहर निकलना। इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना। तो एक्सपंज का एंटोनिम होगा इंसर्ट। यहाँ से अगर देखें डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब होता है क्षरण होना, मतलब कोई चीज का धीरे धीरे नष्ट होना, उसको हम बोलते हैं डिप्लीट। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। प्रिंसिपल ने उन लोगों के नाम पुकारे जो पास हो गए थे। यहाँ पर पुकारने का सेंस आ रहा है या बुलाने का सेंस आ रहा है। यहाँ पर कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। तो आंसर होगा कॉल आउट। अब बात करें कॉल ऑन का मतलब क्या होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। कॉल एट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलने, उसके घर पे या किसी ऑफिस में जाना। कॉल 4 का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सेड यू इल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम देखेंगे सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर चल रहा है या कौन से टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ से देखने से हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। हेलो जिम, मैंने आपको आज देखने की उम्मीद नहीं की थी कि सोनिया ने कहा था तुम बीमार थे। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट की वर्ब का यूज करेंगे। यू के साथ हम लगाते हैं वर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू। मैं कितना लकी हूँ कि मेरा तुम्हारे जैसा दोस्त है। इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हाउ लकी का यूज हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, और इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। इसके साथ ही हम टेंसेस को भी चेंज करते हैं, तो एम को वॉज में चेंज करेंगे और एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे। तो ऐसे अगर करेक्ट फॉर्म की बात करें तो देखेंगे तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी।
क्योंकि बाकी ऑप्शंस को हम देखकर ही बता सकते हैं कि इनका फॉर्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे हैड चैट ब्लैंक अ कप ऑफ टी। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने चाय पीते पीते बातचीत की। यहाँ पर हम देखेंगे चैट ओवर का मतलब होता है बातचीत करना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चैट ओवर ए कप ऑफ टी, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर करेक्ट वर्ड फिल करना है। एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू ब्लैंक बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की वर्किंग में अगर कोई भी अनियमितता होती है तो उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा जांच किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जांच करने का सेंस आ रहा है। तो बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है सिंपल चेक करना या फिर किसी की परीक्षा लेना। अब हम बात करते हैं एग्जामिन और इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिन का मतलब होता है अगर कोई काम चल रहा है उसको उसी टाइम पर उसको जांच करते रहना। और इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज को होने के बाद उसकी जांच करना। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट का ही नाउन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कोई भी इरेगुलरिटी होगी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो इरेगुलरिटी जब हो जाएगी उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो होने के बाद अगर कोई जांच हम करते हैं तो वहां पर हम इन्वेस्टिगेशन का यूज करेंगे। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। जैसे पुलिस किसी अपराधी को बुलाकर इंट्रोगेट करती है, इंट्रोगेशन होता है वो, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेशन। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। दिए गए इडियम का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? दैट यंग फेलो वॉज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब होता है किसी अमीर खानदान में पैदा होना। बोर्न इन वेल्दी एंड लग्जरी, ऑप्शन 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करना है। द मैनेजमेंट ब्लैंक द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। एक्सीड, एक्सीड सबके अंदर आ रहा है। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, और एक्सीड के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। मैनेजमेंट वर्कर्स की डिमांड को मान गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट वर्ड फिल करना है। द इन्फॉर्मेशन वॉज ब्लैंक सो दैट नो वन न्यू वॉट एक्चुअली हैपेंड। यहाँ पर हम दो वर्ड की बात करेंगे, सेंसर और सेंसर। एक होता है CENSOR, एक होता है CENSURE। इस सेंसर का मतलब होता है कोई काट छांट करना इंफॉर्मेशन में या फिर किसी मूवी में या किसी चीज के अंदर काट छांट करना, उसको हम बोलते हैं सेंसर। एक होता है सेंसर, इसका मतलब होता है निंदा करना, और सेंसर का मतलब होता है आभास करना। और इसके अलावा बात करें इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को काट छांट करने का या फिर चेंज करने का सेंस आ रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से काट छांट की गई जिससे किसी को पता ना लगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो यहाँ पर सेंसर का सेंस आ रहा है। तो कौन से सेंसर का सेंस आ रहा है? ऑप्शन 1। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। दिए गए वर्ड में राइट प्रीफिक्स को सिलेक्ट करना है। एंटिटी, तो हम जानते हैं कि किसी वर्ड के आगे लगने वाले वर्ड को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं सफिक्स। तो एंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, और नॉन एंटिटी का मतलब होता है जो विद्यमान नहीं हो। तो एंटिटी का प्रीफिक्स होगा नॉन एंटिटी, ऑप्शन 2, क्योंकि एंटिटी के साथ नॉन एंटिटी इसका अपोजिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ भी करेक्ट वर्ड फिल करना है। द लेटर ब्लैंक हैव अराइव्ड बाय नाउ। तो यहाँ से हम देखते हैं जब मॉडल्स के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो उनका अलग अलग मतलब होता है। लेकिन अगर बात करें बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, मतलब पास्ट की बात होगी। तो पास्ट को दिखाने के लिए हम विल का यूज नहीं करते, वुड का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव में क्या डिफरेंस होता है। वुड हैव का यूज तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, जिसमें कोई कंडीशन होती है उसके बाद कोई काम होता है। कुड हैव का मतलब होता है लेटर इस समय तक पहुंच सकता था, और शुड हैव का मतलब होगा लेटर को इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो शुड हैव करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, लेटर को इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था। इनकी हम डिटेल से बात एक सेपरेट वीडियो में भी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर टेंस की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। अनलेस ही ब्लैंक टू वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि जब तक वो मेरे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर देता है मैं उसको पे नहीं करूंगा। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लोज के बाद फ्यूचर टेंस आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हम इफ क्लोज के साथ ओनली प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस सिर्फ एक में दिया हुआ है, हैज डन। यहाँ पर आंसर होगा हैज डन। तो कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल में पढ़ने के लिए आप कंडीशनल सेंटेंस वाला वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द कंपनी ब्लैंक मनी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या फिर इन दिनों में।
तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। हेड प्लस लूज, हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती तो ऑप्शन 2 को तुम वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है तो विल के साथ भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं तो ऑप्शन 3 भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें द कंपनी, यहाँ पर सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ हम हैव का यूज नहीं करते तो ये भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस का सेंस को बिना समझे ही हम तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, हैज बीन लूजिंग। कंपनी इन दिनों में धन को या फिर मनी को लूज कर रही है या फिर खो रही है, ये इसका सेंस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डू यू हैव ब्लैंक टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। यहाँ पर डिटर्मिनर का यूज करना है। तो सेंटेंस का सेंस देखते हैं, क्या आपके पास समय है असाइनमेंट को नेक्स्ट वीक तक करने के लिए। तो यहाँ पर एक डेडलाइन दी हुई है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है दिए गए काम को नेक्स्ट वीक तक करने के लिए। तो यहाँ पर पर्याप्त का सेंस आ रहा है तो यहाँ पर हम इनफ का यूज करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, इनफ टाइम। डू यू हैव इनफ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, दिए गए सेंटेंस को करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं ऑप्शन 3 तो गलत होगा। उसको पसंद है कि लोग उसको सर बोले, ये इसका सेंस निकल रहा है। लेकिन ऑप्शन ए की बात करें, ये लाइक्स सर, वह सर को पसंद करता है, तो यहीं से हम बता सकते हैं कि वह सर को पसंद नहीं करता, वह चाहता है कि लोग उसको सर बोले, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 तो गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, उसको सर कहलाया जाना पसंद है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग या फिर डिफरेंट। यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार और डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग या फिर डिफरेंट। यहाँ पर अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम तो होगा ऑप्शन 4 डिस्क्रीट। और इसके अलावा बात करें डिसेक्रेट। डिसेक्रेट का मतलब होता है अपवित्र बना देना और डिस्ट्रेल का मतलब होता है कोई पाथ। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ओ दैट आई हैड विंग्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है असर्टिव के अंदर। तो ओ दैट वाले सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए हम ओ दैट को हटाकर आई विश लगा देते हैं। इस तरीके के और रूल्स हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, आई विश आई हैड विंग्स, ऑप्शन 3। सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि काश मेरे पंख होते। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ यू ब्लैंक योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। यहाँ पर हम समझेंगे लूज। लूज का मतलब होता है ढीला, लूज का मतलब होता है खोना या फिर हारना, लॉस का मतलब होता है हानि या फिर घाटा, और लॉस्ट लूज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस निकलता है अगर आप पासपोर्ट खोते हैं तो आपको एम्बेसी में कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पर खोने का सेंस आ रहा है इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है। आई थॉट यू वुड बी लेट ब्लैंक डिनर। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं मैंने सोचा कि तुम डिनर के लिए लेट हो जाओगे, डिनर के लिए। तो यहाँ पर 4 का सेंस आ रहा है, लेट 4। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड प्रीस्ट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। प्रीस्ट के साथ कौन सा सफिक्स आ सकता है। तो प्रीस्ट के साथ हम यूज करते हैं हुड का, प्रीस्टहुड मतलब पुजारीपन, प्रीस्टहुड जैसे चाइल्डहुड वैसे प्रीस्टहुड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना विशिएट। विशिएट का मतलब होता है खराब करना या प्रदूषित करना या फिर दूषित करना। यहाँ पर हम बात करें करप्ट। करप्ट का मतलब भी होता है खराब करना, दूषित करना, प्रदूषित करना। यहाँ पर विशिएट और करप्ट सिनोनिम होंगे। बात करें वेंटिलेट। वेंटिलेट का मतलब होता है किसी घर में से या फिर किसी चैम्बर में से गैसेस को निकलने के लिए जगह देना, जहाँ से गैस निकल सके, हवा निकल सके, उसको बोलते हैं वेंटिलेट करना। एडिट का मतलब होता है सुधार करना। डिग्निफाई मतलब किसी चीज को महान बना देना, डिग्निफाई करना मतलब उसको उसकी वैल्यू को बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। करेक्ट वर्ड फिल करना है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स ब्लैंक फाउंड यूजफुल। नाइदर ऑफ की बात कर रहे हैं तो नाइदर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब है उनको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 तो गलत होगा। इसके अलावा अगर बात करें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड को हम नहीं लगा सकते क्योंकि डिड के बाद यहाँ पर फाउंड का यूज हो रहा है और फाउंड फाइंड की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हेज और वोज। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस से पैसिव का सेंस आ रहा है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स वोज फाउंड यूजफुल। दोनों बुक्स में से कोई भी यूजफुल नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बुक्स कोई काम नहीं कर रही है, तो कोई काम नहीं करती तो बुक्स यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर हम वोज का यूज करेंगे, वोज फाउंड यूजफुल। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आर्बिट्रेरी का सिनोनिम बताना है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, बिना तर्क के या बिना पैटर्न के कोई चीज होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी या फिर रैंडम। इसके सिनोनिम होगा
इरेशनल। इरेशनल का मतलब ये होता है रैंडम या बिना पैटर्न के होने वाली कोई चीज़। इसके अलावा बात करें रीजन। रीजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कुछ कारण से होती है, तर्क के साथ होती है, उसको हम बोलते हैं रीजन। स्केप्टिकल की बात करें, इसका मतलब होता है संकी, जो शंका करता है, संदेही, जो डाउट करता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लेट द लाइट्स बी स्विच ऑन नाउ। दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर है। तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस अगर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, जिसका करेक्ट मीनिंग निकल रहा है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हमने समझा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जहाँ पर भी टू बी अंडरस्टूड दिख जाएगा वो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हम ज़्यादातर ऑप्शंस को इसी की मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू बी अंडरस्टूड सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ दिस सिलेक्शन केम इन। जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई तो प्रकाश खेल रहा था। इसकी हम बात कर रहे हैं, कब से खेल रहा था? 1 घंटे से खेल रहा था। तो टाइम के साथ कोई काम हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हैड बीन प्लेइंग। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। A diplomatic representative of the highest order sent by one country to another is called। एक देश से दूसरे देश में जो अधिकारी भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर, मतलब राजदूत। इसके अलावा बात करें एनार्किस्ट। इसके अलावा बात करें एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जो क्रांति करता है, उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। इसके अलावा बात करें एलिनिस्ट। एलिनिस्ट का मतलब होता है किसी मनोविज्ञान के अंदर जो लीगल एस्पेक्ट, जो कानूनी प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करता है, उसको हम बोलते हैं एलिनिस्ट। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। बात करें थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता है। इसके अलावा बात करें एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक होता है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस इज रॉन्गली यूज्ड। कौन से ऑप्शन के अंदर प्रीफिक्स मिस का गलत यूज किया हुआ है? यहाँ पर हम बात करें मिसडीड। डीड का मतलब होता है काम, मिसडीड मतलब गलत काम, मिसलीड मतलब किसी को गुमराह करना, मिसजज मतलब किसी को गलत जज करना, किसी के बारे में गलत राय बना लेना। इसके अलावा बात करें मिसेज, तो ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, फ्रेंच वर्ड है। तो यहाँ पर मिस प्रीफिक्स का यूज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रीफिक्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नन वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम ओनली का यूज करते हैं। तो हम नन बट को हटाकर ओनली का यूज करेंगे, वो सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव। ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। अजय लास्ट वीक को उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए गुड़गांव गया था। लास्ट वीक की बात हो रही है, पास्ट टेंस होगा, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होगी ड्रोव। ड्रोव ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ड्रोव का मतलब गाड़ी से जाना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंसेस को 4 पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो कौन से पार्ट में एरर है? ही टोल्ड मी दैट इफ ही हैड टाइम ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर हेड का यूज होता है, मतलब ये पास्ट की बात है, पास्ट का सेंटेंस होगा, तो अब वहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। जब पर विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड। तो ऑप्शन 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताना है। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है असहमति योग्य, जहां पर सहमति नहीं बने, विपरीत। तो इसका एंटोनिम होगा इन एग्रीमेंट, मतलब जहां पर एग्रीमेंट हो जाए, जहां पर सहमति बन जाए। तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा इन एग्रीमेंट। वैसे यहाँ पर इक्वल और सेम भी कॉन्ट्रेरी के एंटोनिम लग रहे हैं, लेकिन करेक्ट एंटोनिम यहाँ पर होगा इन एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक करेक्ट सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको चारों सेंटेंस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसका सेंस समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस को समझे तो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं कंट्री का लीगल सिस्टम पनिशमेंट के थ्रेट को यूज करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ये बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। A country's legal system use the threat of punishment to control people। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। A killing of one person by the other is called। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की हत्या को हम बोलते हैं होमिसाइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा बात करें एक इंपॉर्टेंट वर्ड की, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पे एक वन वर्ड का क्वेश्चन है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो ऐसा व्यक्ति
जिसको किसी दो पार्टीज के बीच में विवाद को सोल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ऑप्शन 3 मतलब मध्यस्थ। इसके अलावा बात करें कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है किसी समारोह में एंकरिंग करने वाला, उद्घोषणा करने वाला। ऑडिटर का मतलब होता है जो किसी अकाउंट का ऑडिट करता है, अकाउंट की जांच करता है, उनको चेक करता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, पैसा वैसा नहीं हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड की जगह पर कौन सा वर्ड आ सकता है उसको सिलेक्ट करना है। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। पिछले रविवार को हम जू में गए थे, तो पिछले रविवार की बात हो रही तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। यहाँ पर वेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। कार्टोग्राफी किसको बनाने की कला होती है? तो कार्टोग्राफी हम बोलते हैं मैप्स को ड्रॉ करने की कला। मैप्स मतलब नक्शे। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है। ऑल द फूड क्विकली अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। अपीयर के साथ क्या आ सकता है? डिसअपियर। अपीयर मतलब प्रदर्शित होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। ऑल द फूड क्विकली डिसअपियर्ड, सारा फूड अचानक से गायब हो गया। यहाँ पर अपीयर के साथ आ सकता है डिसअपियर। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आउट ऑफ द ब्लू, इस अंडरलाइन पार्ट का मतलब बताना है। ये इडियम होगा। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है उम्मीद के परे, अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ऑप्शन 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें इन्वेस्टिगेट का क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम होगा इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना। यहाँ पर लुक इनटू का मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना। तो इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू सिनोनिम होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट सफिक्स सिलेक्ट करना है। शेड, शेड के साथ आता है शेडनेस। शेडनेस मतलब उदासी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ही गेव अ लॉट ऑफ गुड ब्लैंक। यहाँ पर हम बात करेंगे एडवाइस और एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो एडवाइस एक नाउन होता है और एडवाइस वर्ब होता है। और एडवाइसेस ये काउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, तो ये गलत होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें ही गेव अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस, वह बहुत ज्यादा अच्छी सलाह देता है, तो यहाँ पर नाउन फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47 में करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। मेन फियर ब्लैंक। डेथ, लाइफ, इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मेन फियर डेथ मतलब मनुष्य या फिर आदमी डेथ से डरते हैं। अब ब्रिस्क का सिनोनिम बताना है। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, जल्दी, तो इसका सिनोनिम होगा क्विक। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इंडिया ब्लिंक वन द मैच बाय 3 गोल्स। इंडिया ने मैच को 3 गोल से जीत लिया। तो इंडिया यहाँ पर एक कंप्लीट टीम को शो कर रहा है, एक सिंगुलर एंटिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम हेज का यूज करेंगे। हेज वॉन द मैच, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। जनरली पास्ट के इंसिडेंट को दिखाने के लिए हम हेड का यूज नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हेड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज उस जगह पर करते हैं जहां पर 2 काम होते हैं। जो पास्ट के भी पास्ट में काम होता है वहां पर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हेज। अब क्वेश्चन नंबर 50 में अपेरेंट का क्लोजेस्ट एंटोनिम बताना है। अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो दिखता रहता है, और हिडन का मतलब होता है जो छुपा रहता है, तो उसका एंटोनिम होगा हिडन। तो हाईकोर्ट एलडीसी के री एग्जाम में भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज करें और इन क्वेश्चंस को तो जरूर प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा और यूजफुल वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।